सब्स्टिट्यूट से आगे ज्योमेट्री का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल टू पी एंड क्यू आर इक्वल 4 cm, पी आर इक्वल 5 cm, देन द लेंथ ऑफ द पी क्यू इज। अगर ड्राइंग करेंगे तो ऐसा आएगा। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में ड्राइंग में कर दिया, राइट साइड में तो उसी में आपको क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ पी क्यू। यहाँ से देखिए अगर एंगल P एंड Q अगर इक्वल है तो उनके सामने वाला आर्म भी इक्वल रहेगा, क्योंकि इक्वल एंगल अपोजिट आर्म्स ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये 4 cm है तो PQ इक्वल ये भी 4 cm होगा, PQ भी 4 cm होगा। ये QR इक्वल टू ये आएगा क्या है, QR इक्वल टू PQ इक्वल टू 4 cm दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, D इज द मिड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC। तो ये D होता है मिड पॉइंट, मतलब साइड ऑफ BC ट्रायंगल ABC such that AD is the bisector of angle BAC। तो ये होता है बाइसेक्टर और ये भी D होता है मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल है। देन ये इनमें से कौन सा ट्रूथ है, BD इक्वल टू CD। BD इक्वल टू CD तो होना चाहिए क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BD इक्वल टू CD, D is the midpoint on the side of BC of triangle ABC such that AD bisects angle BAC। इसको BAC को बाइसेक्ट भी करेगा। अच्छा ये ठीक है, BD इक्वल टू CD होगा अगर मिड पॉइंट है। और क्या हो सकता है, BA ग्रेटर देन BD हो सकता है, BA ग्रेटर देन BD। ये देखिए BA का सामने वाला एंगल कौन है, BA का सामने वाला एंगल यही है, मतलब ये उससे बड़ा है क्या, ये तो एक्सटर्नल ये ट्रायंगल का है, ट्रायंगल ADC का ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये ADC का ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल। ये दोनों इंटरनल एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर में जो है एंगल A प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD, मतलब ये एंगल मिलाने से ये एंगल होता है, क्योंकि ADC ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो ओबियसली DAC से एंगल AD भी बड़ा रहेगा, तो उसके सामने वाला AB भी बड़ा रहेगा BD से, AB की, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये अगर इससे बड़ा है तो इसके सामने वाला आर्म कौन है, AB भी इसके सामने वाला आर्म BD से भी बड़ा रहेगा, तो AB BD से बड़ा रहेगा। और BD AB से बड़ा है क्या, नहीं, उल्टा नहीं, वो तो रॉन्ग है। और CD भी इसके वाला सामने वाला है, CA से बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि ये भी उसका एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इट इज गिवन द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू FDE। ये देखिए दोनों सिंबल है, एक सिमिलर है एक कॉन्ग्रुएंस। इससे सिमिलर नहीं है, ये होता है तीनों आएगा, इसको बोलता है कॉन्ग्रुएंस, RENC कॉन्ग्रुएंस। अगर ओनली सिंबल रहेगा उसको बोलता है सिमिलर। तो ये सिमिलर का मतलब, सपोज सिमिलर मतलब ये कॉन्ग्रुएंस का एक वर्ड है CPCT। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उसका एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये मैं पार्ट भी दे दिया 1 2 3, सपोज 1 2 3। अगर उसका तीनों आर्म, इसका भी कोई तीनों आर्म सेम होगा, उसका तीनों एंगल, उसका भी तीनों एंगल, उसका तीनों वर्टेक्स, उसका तीनों वर्टेक्स अगर सेम होगा तभी उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब ईच पार्ट हो सकता है वो ये 1 2 3 फॉर्म में है, ये भी घुमा के ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, लेकिन उल्टा होने से भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लेंथ का होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी
इक्वल होगा और करस्पेंडिंग वर्टेक्स भी इक्वल होगा। दो इसका मतलब दोनों सेम शेप एंड सिमिलर, मतलब सेम शेप एंड साइज, सिमिलर नहीं, शेप एंड साइज इक्वल दोनों का, तो इसीलिए उसको बोलता है कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलर मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल सिमिलर है, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल सिमिलर है, एक कैट टाइगर का सिमिलर है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंसी। तो सिमिलर मतलब सेम शेप, शेप के लिए ही तो शेप फॉर सिमिलर, तो आपका याद रखिए शेप ओनली फॉर सिमिलर, बट कॉन्ग्रुएंस आने से शेप एंड साइज दोनों आता है। तो इसीलिए आपको ये क्लू याद रखना है एंगल। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंस एफ डी ई, तो इसका मतलब ए के साथ एफ आएगा। अब एफ डी मतलब इसका ए के साथ मैंने अभी ड्राइंग किया, ए के साथ एफ दिया है और बी के साथ डी है, बी के साथ डी है, तो बी के साथ डी भी नाम दिया है, एंड सी के साथ ई दिया है, सी के साथ ई, नाम भी ऐसा ही होगा, ठीक है, उल्टा करके नाम देने से नहीं होगा। तो एफ डी ई, तो ऐसा ड्राइंग होता है। ये दिया ए बी इक्वल टू 5 है, एंगल बी इक्वल टू 40, एंगल ए इक्वल टू 80 दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ, तो ओबियसली ये एंगल में ये 180 माइनस 120 होगा, क्योंकि सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180, और एंगल सी कितना होगा 80 प्लस 40 इक्वल टू कितना है 120, 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री है तो सी भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ए बी सी एंगल ई तो 60 डिग्री ऑप्शन बी एंड सी में दिया। डी एफ 5 है ना, डी ई 5 है सी डी बी सी के बीच में। अभी डी एफ चेक करेंगे, डी एफ अगर 5 है इसका भी 5 होगा, ठीक है, और डी ई 5 होगा क्या, डी ई के बारे में कुछ नहीं दिया, डी ई बी सी के इक्वल है। अभी एफ भी 5 है तो ओबियसली इसका ए बी है, देखिए इसका ए बी है, यहाँ से भी मालूम पड़ता है इसका ए बी है, मतलब इसका भी एफ डी है, एफ डी मतलब डी एफ आर्म के लिए, है ना, ठीक। तो ये होगा आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर लेंथ 5 cm 1.5 cm, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी। हमको मालूम है अगर एक ट्रायंगल का तीनों आर्म, एक ए है एक बी है एक सी है, लेंथ बोल रहा हूँ, तो ऑलवेज सम ऑफ एनी टू आर्म इज ग्रेटर देन द थर्ड आर्म। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी बोलो, नहीं तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी बोलो, नहीं तो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए बोलो। अगर ये तीनों अगर फेलर है और इसका कन्वर्स हम लेंगे तो कोई भी दोनों आर्म का डिफरेंट ऑलवेज लेस देन थर्ड आर्म, दो टर्म का डिफरेंट बोलना, कोई भी दो टर्म का डिफरेंट, दो आर्म का डिफरेंट ऑलवेज लेस देन थर्ड टर्म, ये होता है ट्रायंगल का रूल है। ये देखिए 1.5 ये 3.5 होता है, ये सम हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन इसमें थर्ड साइड अगर ये सम कितना होता है, टू साइड्स ऑफ एंगल मतलब सम कितना होता है 2.5 है, एक 6.5 है, तो ये दोनों का सम ओबियसली ऑप्शन में जो दिया गया है सभी में ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा ये दोनों का डिफरेंट क्या है, डिफरेंट लेंगे तो 5 माइनस 1.5 इसका मतलब 3.5, डिफरेंट हमेशा लेस देन होना चाहिए थर्ड टर्म से, लेकिन थर्ड साइड का अगर 3.8 होगा, 3.5 शुड बी लेस देन द थर्ड, मतलब लेस देन होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है 3.4 दिया। अगर 3.4 होगा, ये लेस देन नहीं हो रहा है, तो ये कैन नॉट बी 3.4 थर्ड साइड होगा नहीं। तो दो रूल है, दोनों का सम थर्ड, दोनों आर्म का एनी टू आर्म का सम थर्ड आर्म से ज़्यादा आना चाहिए, चेक करेंगे उसमें, और एनी टू आर्म का डिफरेंट थर्ड आर्म से लेस होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 66, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, ये सिंपली है, ये एंगल आर
इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, ये एंगल क्यू से वो बड़ा है, इसका मतलब उसके सामने आर का सामने वाला कौन है, पी क्यू है, इसका मतलब पी क्यू भी ग्रेटर देन क्यू का सामने वाला पी आर है। तो कोई भी एंगल अगर ग्रेटर देन है तो उसके सामने वाला आर्म भी ग्रेटर देन रहेगा, तो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 है। 67 में एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, एंड पी क्यू आर ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे दी गई ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल सी इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, देन एंगल बी इक्वल टू दैट टू एंगल्स आर। ये देखिए एक आइसोस्केल ना कॉन्ग्रुएंट कुछ पूछा है, जो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और इसमें एंगल सी उसका सी इक्वल टू, ये भी दाग दे दिया, मतलब ये दो, मतलब ये एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू पी, और ये दो आर्म सेम है। ओबियसली ये अगर ये दोनों आर्म सेम है तो ये एंगल भी ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो इसका मतलब पी इक्वल टू क्यू भी होगा। तो बी का लेंथ जो है ये भी होगा, तो इसका मतलब ये दोनों आर्म भी सेम हो जाएगा, क्योंकि उसका लेंथ, ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और बी इक्वल टू पी है, सी इक्वल टू पी है, बी इक्वल टू क्यू है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है, तो थर्ड एंगल भी सेम होगा, ये दोनों आर्म भी सेम रहेगा। थर्ड एंगल ए बी, बी सी इक्वल टू आपका पी क्यू हो जाएगा, और सी इक्वल टू आर भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा क्या, कॉन्ग्रुएंस मतलब उसमें कॉन्ग्रुएंस को पूछा है, नहीं तो आइसोस्केल पूछा है। कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम ट्रायंगल है क्या, दो आर्म अगर सेम हो गया, ठीक है, दो आर्म अगर सेम हो गया और दो एंगल सेम हो गया, उसका मतलब कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं, क्योंकि ये दो आर्म के बीच में जो एंगल है उसका ए है, और उसका ये दोनों आर्म के बीच में जो एंगल है उसका आर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ये दोनों आर्म, तो कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है, एटलीस्ट वन आर्म शुड बी इक्वल, एटलीस्ट वन आर्म, ये मैं मानता हूँ तीनों, ये दोनों एंगल सेम है, ये भी हो सकता है सेम, लेकिन वन आर्म सेम होना चाहिए, वन आर्म सेम दोनों में। इसमें कहीं भी बताया नहीं एक आर्म सेम है बोल के, एंगल हो जो सेम, ये दोनों का हो सकता है, ये 6 सेम, ये भी हो सकता है 5 सेम, ये 6 सेम आर्म हुआ मतलब ये भी 6 सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये होगा ओनली आइसोस्केल होगा, उसका भी दो आर्म सेम होगा, उसका भी दो आर्म सेम होगा, ओनली आइसोस्केल होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मिनिमम वन आर्म शुड बी क्लेरिफाई दैट सेम बोल के, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 67, पी आर इक्वल क्यू आर, this implies isoscale but not congruent, ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 68, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू एफ डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंस बाय एस ए एस। एस ए मतलब साइड, दोनों साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है, ये देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये भी साइड है, तो उसमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी, जैसा नाम दिया है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ऐसा डी ई एफ, ए को डी लिया, बी को ए लिया, सी को एफ लिया, ठीक है। तो उसमें से एक साइड एस ए एस रूल, एस ए एस मतलब दोनों साइड के बीच में एक एंगल, लेकिन वो दोनों साइड के बीच में वो एंगल होना चाहिए, ये एक साइड है, ये एंगल हो गया, तो थर्ड साइड कौन सा आएगा, अगर ये आएगा ए बी सी का ए सी आएगा, फिर डी एफ का डी ई आएगा, तो ए सी इक्वल टू डी ई होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, दोनों का बीच का एंगल ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल का ऐसा दिया है, एक साइड का 25 दिया है। एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, तो ये कितना होगा? ठीक है, ये कितना होगा? तो एक्चुअली रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल हमेशा इक्वल है, AC इक्वल टू BD। उसका अगर हाफ ऑफ AC ने उसका भी हाफ कर देंगे, उसका भी हाफ इक्वल होगा। उसका हाफ मतलब OB इक्वल टू OA, ठीक है, उसका मतलब OA इक्वल टू OB, ठीक है। तो OA इक्वल टू OB मतलब ये अगर 25, ये तो बाइसेक्ट करता है ना रेक्टेंगल का डायगोनल, तो OA इक्वल टू OB। तो ये भी 25 होने से ये कितना होगा? ये एंगल ये भी 25 होगा। अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये आएगा कितना? 130, क्योंकि 25 25 50, 180 से माइनस, ये ट्रायंगल है ना, तो ये आएगा 130। अगर ये 130 है, एक लाइन में है, तो ये कितना होगा? 50, ठीक है। AOC एक लाइन है, उसमें से एक एंगल 130 है, तो 50 होगा। नहीं तो सिंपली भी कर दीजिए, ये ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल है AOB, ये दोनों इंटीरियर एंगल है 25 25, ठीक है, ये 25 25, लेकिन COB, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा ट्रायंगल का? OAB का। तो इसका सम कितना है? ये दोनों का सम का एडिशन होना चाहिए। 25 25 25 50 होएगा। क्वेश्चन नंबर 70। ABCD इज ए रोम्बस दैट ACB इक्वल टू 40। ACB यहाँ पे दिया है, ये रोम्बस में किसी का रोम्बस मतलब चार आर्म सेम रहेगा और दोनों डायगोनल कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन डायगोनल दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, पर आपस में 90 डिग्री में वो कट करेगा, तो उसको रोम्बस बोलेगा। तो रोम्बस के लिए ACB दिया, ABCD सीक्वेंस के हिसाब से ले गया, ACB इक्वल टू 40, ये 40 दिया। एंड ADB कितना? ADB मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, ये एंगल कितना होगा? ये अगर 90 है, ये तो हमेशा 90 होगा डायगोनल, और ये 40 है, ये 90 40 मतलब ये 50 होगा। ये एंगल कितना है? 50। तो ये 50 होने से ये अगर 50 है, सोचिए ये एक पैरेलल लाइन इक्वल है ना, इक्वल, तो ये अगर उसको बाइसेक्ट करता है, दो पैरेलल लाइन है और उसको बाइसेक्ट, ये 50 होने से ये भी 50 होगा। अगर ये 50 आ गया, ये 50, तो ये 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 70 ना, तो उसका आंसर आएगा 50, ठीक है। ADB। क्वेश्चन नंबर 71। द क्वाड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग midpoints of the sides of a quad PQRS taken in order is a rectangle if, वो क्या बोलता है? देखिए फिगर देखिए, PQRS एक रेक्टेंगल, लेकिन वो क्या बोलता है? P डैश PQ का सेंटर पॉइंट है, ये भी S डैश PS का सेंटर पॉइंट, ऐसा ही है। P डैश S डैश R डैश Q डैश खींचा गया, ये मार्किंग किया गया, उसके बाद में P डैश S डैश Q डैश R डैश ऐसा एक बना है। तो ये बोलता है P डैश क्लियरली दे दिया, P डैश Q डैश R डैश S डैश, ये एक रेक्टेंगल है। एक अगर PQRS क्या होगा? PQRS क्या होने से P डैश Q डैश R डैश S डैश एक रेक्टेंगल होगा, क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। ये देखिए, अगर मिड टर्म रूल के हिसाब से कोई भी, अगर ये मिड टर्म है, ठीक है, ये अगर मिड टर्म है तो दोनों मिड टर्म हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये दो पैरेललोग्राम होगा, ये ऑब्वियसली ये पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम। मिड टर्म को मिड टर्म अगर खींचा गया तो हमेशा ये पैरेलल होगा, ठीक है। अगर
ये ट्रायंगल लेंगे, ये सपोज पी आर को डायगोनल बनाने के, तो ये मिड टर्म तो ये हमेशा पैरेलल रहेगा। तो अपोजिट आर्म पैरेलल मतलब पैरेलल होना चाहिए। लेकिन उसमें से क्या है, ये जो अंदर वाला पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश है, उसका डायगोनल चेक करिए। ठीक, अगर ये दोनों पैरेलल रहेगा, उनका बीच में जो गैप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों भी गैप सेम होना चाहिए, पी डैश इक्वल टू आर डैश। ये दोनों का बीच में गैप सेम होना है। अगर रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल इक्वल आएगा। अगर ये रेक्टेंगल है अंदर का, तो ऑब्वियसली दोनों डायगोनल इक्वल है। दोनों डायगोनल इक्वल मतलब दोनों, ये जो बाहर वाला क्वाड का दोनों आर्म टू आर्म डिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब ये रॉम्बस होना है। ठीक, तो अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल है तो चारों आर्म भी सेम रहेगा। चारों आर्म सेम रहने से ये आएगा रोम्बस। एंड और कुछ ऑप्शन है उसमें, तो रोम्बस है एंड परपेंडिकुलर ईच अदर। रोम्बस होने से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आएगा सी, डायगोनल्स पी क्यू आर परपेंडिकुलर। रोम्बस होगा कि नहीं देखिए, उसमें से डायगोनल, ठीक है, रोम्बस दिया नहीं तो परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 72, द क्वाड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट साइड्स ऑफ ए क्वाड पी क्यू आर टेकन इज ए रोम्बस। तो नया, अब इसमें रेक्टेंगल दिया था, अगर अंदर वाला रोम्बस होगा, उसमें से माइनर डिफरेंट होगा। यही फिगर दिखे, अगर अंदर वाला रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस होने से ये दोनों डायगोनल सेम नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल होने से दोनों डायगोनल सेम होता था, इसलिए चारों आर्म सेम होकर बाहर वाला रोम्बस होता था। लेकिन अंदर वाला अगर रोम्बस होगा, अगर दोनों डायगोनल सेम नहीं है, तो अपोजिट आर्म सेम नहीं होगा, लेकिन पैरेलल तो होगा, क्योंकि मिड टर्म का हम लिया है। तो पैरेलल होगा, बाहर वाला क्या होगा, पैरेलल, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल पैरेलल होगा, लेकिन अपोजिट आर्म सेम रहेगा नहीं, क्योंकि वो रोम्बस अंदर वाला है। तो ये 72 का इट इज बोथ डायगोनल और ABCD इज इक्वल। तो ऑप्शन डायगोनल ऑफ PQR आर इक्वल। अच्छा, ये कब रोम्बस होगा, ये रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या है, वो बाहर वाला का डायगोनल इक्वल होगा तो, ठीक है, वो बाहर वाला का डायगोनल इक्वल होगा तो ये ऑब्वियसली एक स्क्वायर होगा, नहीं तो रेक्टेंगल होगा, तभी ये जाके अंदर वाला रोम्बस होगा। ठीक है, अंदर वाला रोम्बस होना है, मतलब दो डायगोनल सेम नहीं होगा। आपको, हाँ, ये दोनों का अगर डायगोनल सेम होगा तो रोम्बस होगा, क्योंकि ये देखिए, ये जो हमने रोम्बस, अगर अंदर वाला रोम्बस होगा, ये चारों आर्म सेम होगा। चारों आर्म सेम होने से सेम अपोजिट पैरेलल होगा, लेकिन चारों आर्म सेम होगा। चारों आर्म सेम होने से ये सबका जो डायगोनल इक्वल रहेगा, ये चारों आर्म सेम रहेगा, मतलब चारों दो, ये इसका बीच में सेम रहेगा, मतलब इसका जो डायगोनल है PQRS का अगर इक्वल रहेगा, अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली ये सेम आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायगोनल सर इक्वल रहना है, डायगोनल सर इक्वल। ये आता है आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सिंपल सी है, इस 3:7:6:4 दिया है, इसका मतलब टोटल कितना होता है आपका 20 होता है। 20 को
और सम ऑफ द ऑल एंगल्स एनी क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आप एक एक ट्रायंगल का वैल्यू निकालिए। 3 का 54, 7 को 126, क्योंकि 20 को अगर 360 है, 1 को कितना 18 है, 3 को कितना 54, 7 को 126 और 6 को 108 और 4 को 72। अभी ऐसा रेशियो दिया 3 टेकन इन ऑर्डर 3 7 6 4, तो ये होता है अगर ए बी सी डी इक्वल टू ए इक्वल टू 3 इक्वल टू 54। ठीक है, ये 54 दिया है और बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 7, ये 126 दिया है। ठीक है, ये 126, बी इक्वल टू 126 ना, बी इक्वल टू 126 और सी इक्वल टू 6, ये 108, ये सी होता है, ये दिया 108, बाकी ये दिया 120, ये डी इक्वल टू ए बी सी डी, डी इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू दिया 72। ठीक है, ये 72 दिया। इसमें देखिए ऐसा ही ट्रायंगल है, ये क्या हो सकता है वैसा ट्रायंगल, इसमें रोम्बस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल के हिसाब से देखिए, इसमें देखिए ट्रापीजियम है कि नहीं। ये कंडीशन है कि ये है कि 54 है, ये 126, दोनों मिलाने से कितना है 180 हो रहा है, और ये भी 120, ये 54 है, ये 72 है, ये 108 है, ये भी मिलाने से 10। तो देखिए ये एक कोई भी पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का अगर ये भी, ये दोनों मिलाने से 180 है और ये दोनों मिलाने से 180, इसका मतलब ये दोनों ए बी पैरेलल टू सी डी, बट ये दोनों मिलाने से 180 नहीं होता है, तो ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी, बट ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी, तो इसलिए वो ट्रापीजियम वन साइड पैरेलल आर्म है, तो इसलिए वो क्या होगा, ट्रापीजियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एपीडी सीक्यूडी आर टू पैरेलल लाइन्स, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीक्यू बीपीक्यू, ऐसा दिया है। तो देखिए इसमें फिगर देखिए, डायरेक्ट देखना है। तो एपीबी सीक्यूडी दोनों पैरेलल है, ये क्या बोल रहा है, हर एक एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो ये मतलब एम पी एन क्यू इज विच शेप, ये कौन सा शेप हो सकता है अगर ये दोनों बाइसेक्टर है। ओबियसली अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए पी बी सी क्यू डी एंड ये पैरेलल लाइन को, ये अगर ये है तो ये एंगल के साथ ये एंगल है, और ये एंगल के साथ ये एंगल है, ये एंगल के साथ ये एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल सेम हो गया, मतलब थर्ड एंगल भी मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल मस्ट बी सेम हो, तो इसका मतलब ये तीन एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली ईच एंगल, तो इसका भी 180 है, 180 डिग्री, तीनों सम है, उसका भी 180 डिग्री, और दोनों का मिला 360 है, और दोनों ईच अगर ये 180 अगर इक्वल है, ये भी 180 इक्वल है, तो ईच एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये आंसर उसका आपका आएगा 180। ये हो सकता है रेक्टेंगल होगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अपोजिट आर्म भी सेम रहेगा, चारों सेम नहीं होगा अपोजिट, क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये अंदर वाला जो क्वाड आया डायगोनल इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग मिड टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस का अगर मिड टर्म हमने ज्वाइन करेंगे तो ओबियसली रोम्बस का, क्योंकि डायगोनल सेम नहीं है, तो डायगोनल सेम नहीं है, तो ये ओबियसली अंदर वाला एक रेक्टेंगल आएगा, तो रोम्बस को मिड टर्म ज्वाइन करने से रेक्टेंगल आता है, रोम्बस का मिड टर्म ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये फिगर है, एक रोम्बस है, ये मिड टर्म ज्वाइन करने से, मिड टर्म नहीं, मिड रेक्टेंगल ही होता है ओबियसली, क्योंकि रोम्बस का ये तो पैरेलल होगा, सेम होगा, मिड टर्म को ज्वाइन किया है इसलिए तो रेक्टेंगल है, और चारों भी रोम्बस का चारों आर्म सेम है, ये भी होना था, लेकिन क्या हुआ, इसमें से इसका जो गैप है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बाइनर मिड टर्म सब साइड्स, क्योंकि ये रोम्बस का जो है, ये रोम्बस का, ठीक है,
ये जो मिड टर्म है, तो जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको ऐसा ही याद रखना है, जो बाहर वाला है रोम्बस है, अंदर वाला रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल बाहर वाला होगा तो रोम्बस अंदर वाला होगा, अगर मिड टर्म को लेके फिगर बनाना है। नेक्स्ट 76 है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए बी एंड एस सी द ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ऐसा दिया है, इसी मिड टर्म है, ये सिंपली है मिड टर्म, मतलब कोई भी ट्रायंगल का मिड टर्म, मतलब ये डी ई मिड टर्म होता है ए बी एंड ए सी का, तो ये बीपी का एग्जैक्टली डी ई पैरेलल तो होगा बीसी को, ठीक है, और दूसरा साहब डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा, डी ई पैरेलल टू बीसी होगा और डी इज द हाफ ऑफ बीसी होगा, ये दो कंडीशन है, ठीक है। ये अगर कोई भी मिड टर्म तीसरा आर्म को, कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल का दो आर्म का मिड टर्म तीसरे आर्म को पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, ये दो कंडीशन है मिड टर्म को। तो और पी क्यू आर द मिड टर्म्स और पॉइंट्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी, ये भी दिया गया, ए बी पी क्यू, ए बी पी एंड क्यू आर मिड टर्म ऑफ ओ बी एंड ओ सी, ओ बी मिड टर्म है, मतलब ये भी मिड टर्म है, ये भी मिड टर्म है, ठीक है। तो ये भी मिड टर्म में खींचा गया, ये भी मिड टर्म में खींचा गया। देन डी ई क्यू पी ई जे क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन को सर्व करके 75 एंड 71 जो है, अंदर में रेक्टेंगल होगा तो बाहर में स्क्वायर होगा, बाहर में क्या रोम्बस होगा, और बाहर में रोम्बस होगा तो अंदर से रेक्टेंगल, ऐसे ही इसे प्रिंसिपल के हिसाब से दी गई है। तो उसमें से देखिए डी ई पैरेलल बी सी था, और ये क्या है डी पी पैरेलल टू ई क्यू भी होगा, ठीक है, डी पी पैरेलल टू ई क्यू होगा, ठीक है, एंड ईच डी पी इज द हाफ ऑफ ए ओ एंड ई क्यू, तो दोनों का इक्वल भी लेंथ है, तो ईच इज हाफ ऑफ ए ओ, और डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ईच डी एंड बी सी, डी एंड बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड, हाँ ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज पैरेलल टू पी क्यू होगा, एंड डी एंड बी सी, ये डी जो है और बी सी भी, पी क्यू भी वही है, पी क्यू और डी हाफ ऑफ बी सी, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट और पैरेलल दोनों होता है, तो इसीलिए ये होता है एक पैरेललोग्राम, अपोजिट आर्म पैरेलल एंड इक्वल, तो ये होता है पैरेलल, तो कंपल्सरी है, इसलिए आपको पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। 76 का ना, ये एक पैरेललोग्राम होगा। देखिए उसमें रेक्टेंगल, अगर बाहर का ट्रायंगल है, ये देखिए ये उसमें ऑप्शन है, पेज आपने, ये कंपल्सरी पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि मिड टर्म को अगर इक्वल है, हाँ ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल मतलब पैरेललोग्राम ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मस्ट भी ये पूछा ना, पैरेललोग्राम एटलीस्ट होगा। 77, दिस फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट साइड्स ऑफ क्वाड एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर इज ए स्क्वायर हो गया। तो 77 का ऐसा देखिए, अगर अंदर वाला अगर स्क्वायर होगा, ठीक है, मिड पॉइंट आर क्वाड इज ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसका डायगोनल इक्वल होना है एंड परपेंडिकुलर होना है बाहर में, तो बाहर वाला भी एक स्क्वायर होना चाहिए। 77 का उसका आंसर आएगा डायगोनल ऑफ द क्वाड इज इक्वल एंड परपेंडिकुलर, इक्वल एंड परपेंडिकुलर, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला अगर स्क्वायर बनाना है तो बाहर वाला भी स्क्वायर टाइप का होना है, तो इक्वल, डायगोनल इक्वल होना है, परपेंडिकुलर होना है, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि डायगोनल का ऑल आर्म सेम है और डायगोनल इक्वल है, तो इसलिए बाहर का भी ऑल आर्म सेम होना है और डायगोनल भी इक्वल होना है। रोम्बस का अंदर रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगुलर का अंदर रोम्बस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर के लिए स्क्वायर दोनों चाहिए, बाहर भी स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, तो ये आपका ऑप्शन है 77 का, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्वाड इज इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78. The diagonal of SC and BD of parallelogram ABCD intersect each other at the point 0. Angle DAC equal 32. DBC equal to कितना? ये DBC कितना पूछा है? ये पैरेललोग्राम दिया है. क्लियरली ये अगर 32 है तो ये 32 है, ये 70, ये 32 है, मतलब ये कितना होगा? 32 होगा. ये मैं ये बाहर से लिख देता हूँ 32. अच्छा, ये ट्रायंगल में ये 32 आ गया. अगर हमको कौन सा DBC पूछा ना, DBC ये एंगल पूछा है. अच्छा, ये अगर 70 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 110 होगा. बाकी ये पूछा है, मतलब 180 माइनस 110 प्लस 32. ठीक है, 110 प्लस 32 मिला के 180 माइनस 142 माने 38 आएगा शायद, 38 डिग्री आएगा 78 का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पैरेललोग्राम के लिए देखिए, कोई भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमेशा रहेगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा. ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड आल्सो इक्वल है, क्योंकि वो पैरेलल फॉर्म में रहता है. और अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्ट द डायगोनल, ये कभी पॉसिबल नहीं. डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, ये भी ठीक है. नॉट ट्रू पूछा है तो उसका आंसर कौन सा रहेगा? यही होगा. तो ये कभी नहीं होगा, तो इसलिए उसका आंसर यही होगा. नॉट पूछा ना, नॉट ट्रू. अपोजिट एंगल्स आर नॉट बाइसेक्ट बाय डायगोनल्स. नहीं तो ये 78 में ये 32 अगर हो गया तो ये क्वेश्चन नंबर 78 में ये भी 32 हो जाता. तो ये बाइसेक्ट करते नहीं डायगोनल आपस में, एंगल को बाइसेक्ट करते नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80. द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इनटू. मीडियन जो ट्रायंगल है, मीडियन मतलब ये वर्टेक्स से लेके आर्म को, सेंटर को, सपोज ये एक वर्टेक्स है ABC, यहाँ से लेके एक मीडियन बोलता है. मीडियन होने से क्या होगा? ये सेंटर पॉइंट है D, तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, तो BD इक्वल टू CD. इसका मतलब इसका एरिया जितना होगा उसका एरिया भी उतना होगा. दोनों एंगल ट्रायंगल ABD एरिया इक्वल टू ADC. तो एक मीडियन दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिविजल करता है. तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा लेकिन इक्वल एरिया होगा. तो उसका एरिया सेम आएगा. हमेशा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है. मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया का दो ट्रायंगल बनाता है. 81. द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल दे दिया तो ऑब्वियसली स्क्वायर आएगा, ये रंबस आएगा. रेक्टेंगल बाहर मतलब अंदर में रंबस आएगा. लेकिन इसका एरिया क्या होगा? देखिए, ये आर में एक रंबस है, ये 8 दिया है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 6 है. तो ये रंबस का हमको डायगोनल, बाहर अगर रेक्टेंगल है अंदर तो रंबस है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल, और ये डायगोनल का ये इसका हाफ है, ये डायगोनल का हाफ है. तो दो डायगोनल इक्वल है, मतलब चारों आर्म सेम रहेगा, और चारों आर्म सेम रहेगा, और ये रंबस हो गया, और चारों आर्म सेम है, और रेक्टेंगल ये लाना है. ये अगर D1 D2 लाना है एरिया के लिए, तो D1 इक्वल टू, तो पहले ये कितना होगा? ये तो ये अगर यहाँ से यहाँ दिया कितना 6 है, ये 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ 8 दिया, ये 4 हो गया. ठीक है, ये क्या 4 6 क्या है? तो दोनों डायगोनल, तो मतलब उसका आर्म इक्वल टू ये डायगोनल है. बाहर का आर्म इक्वल नहीं तो डायगोनल कहाँ इक्वल होगा? तो डायगोनल तो इक्वल नहीं है ना. तो डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों आर्म इक्वल, मतलब रंबस है, रंबस का तो उसका जो डायगोनल है उसका आर्म के साथ इक्वल है. तो D1 इक्वल टू 8 और D2 इक्वल टू 6. तो हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2 इक्वल टू हाफ 8 इंटू 6 इक्वल टू 24. तो रंबस ऑफ 24 स्क्वायर CM. ठीक है.
the midpoints of the sides of triangle along with any of the vertices as fourth point makes parallelogram equal to। ठीक है, the midpoint theorem के हिसाब से कोई भी ट्रायंगल का तीनों आर्म होता है, ये तीनों आर्म से अगर ये सेंटर वाला लेंगे, ठीक है, ये भी उसका आधा होगा, ये भी उसका आधा होगा, ये सब है सेंटर वाला लेने से, और ये तो पैरेलल होगा। तो ये तो पैरेललोग्राम होता है, 4 पैरेललोग्राम होता है, ये बी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ऐसा 3 पैरेललोग्राम बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल अलोंग विद एनी ऑफ द वर्टिसेस, ये जो ए के साथ होगा AEFD, सी के साथ EFDC और बी के साथ BFDE, ये चारों, ये 3 पैरेललोग्राम होता है और वर्टेक्स को लेके 3 पैरेललोग्राम होता है। तो फोर्थ पॉइंट मेक्स एन पैरेललोग्राम एरिया इक्वल टू, तो हर एक पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का एरिया का क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC। ठीक, ये इसका सपोज मैं बी के ऊपर लेता हूँ, बी के ऊपर जो रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है, ये होता है पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है EFBD इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ABC। ऐसा हमें बाकी तीनों होगा। तो क्योंकि उसमें ये दोनों अगर पैरेलल है, ये उस ओबियसली उसका BC का हाफ होगा। ठीक है, तो ये BC का हाफ होगा क्योंकि एक बेस, ये बेस का आधा हो गया। ठीक है, ये EF, ठीक है, तो EF, ये पूछ रहा है द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल अलोंग विथ एनी ऑफ द वर्टिसेस एज द फोर्थ पॉइंट मेक्स एन पैरेललोग्राम ऑफ एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC। ये हाफ होना ना, हाफ होने से आंसर आपका आएगा, ये कैसे होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC, क्योंकि ये चारों मिड टर्म को जॉइंट किया है, चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, ये सिंपली चीज है, चारों ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल का इक्वल एरिया है, ये जो पैरेललोग्राम बनता है, दो में बनता है, तो उसका हाफ ही होगा ना, हाफ एरिया ऑफ ABC का एरिया का आधा होगा ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच पैरेललोग्राम। 83 पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन में इसे बुरा है, एक पैरेलल लाइन में सेम बेस के ऊपर जितने सारे पैरेललोग्राम आएगा, सपोज ये भी पैरेललोग्राम है, ये बेस के ऊपर में और एक पैरेललोग्राम बनाया, उसको थोड़ा दूर खींच लिया, लेकिन सेम बेस है, ये बेस, सॉरी ये बेस सेम है। ठीक है, ये बेस सेम है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया उस हमेशा इक्वल रहेगा, दैट इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल diagonals AC divides into 2 parts। then question number 84, ABCD is a quad whose diagonal of AC divides it into 2 parts and equal in area। तो अगर कोई भी क्वाड का डायगोनल अगर इक्वल 2 एरिया में बना दिया, तो ऑब्वियसली इट इज ए इक्वल एरिया है, एरिया मतलब ये डायगोनल का एक क्वाड है, कोई भी एक क्वाड लिया, ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया, इसका एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल मतलब हम किस तरफ भी खींच सकते हैं, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, दूसरा ट्रायंगल, सॉरी कोई भी क्वाड, मतलब एक क्वाड है, मैं बोल रहा हूँ ये अगर दोनों का एरिया इक्वल है, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम नीड नॉट भी है, हो नहीं सकता भी, कंडीशन अलग है, उसका डायगोनल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नीड नॉट भी एनी ABC, रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, नहीं हो सकते, पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अदर कंडीशन फुलफिल होना है, ओनली एरिया इक्वल होने से ये होगा नहीं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 85, इफ द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, ये देखिए ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस, बेस के ऊपर सेम है, तो इसका मतलब बिटवीन टू पैरेलल देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओबियसली ये देखिए दोनों सेम पैरेलल में है, मतलब उसका एरिया सेम होना चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन देखिए ऊपर में सी टी पैरेलल टू ए बी, उसमें दो ट्रायंगल है ई सी बी और डी ई ए, ये भी सेम पैरेलल है, ट्रायंगल है, इसमें तीनों ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, वो दोनों सेम पैरेलल लाइन पे है, लेकिन सेम पैरेलल लाइन पे है, ये देखिए ये दोनों, ये एग्जैक्ट ये दोनों का इक्वल वैल्यू हो जाएगा, इसलिए ये उसका 1:2 होगा। ये ट्रायंगल का पैरेललोग्राम का इक्वल एरिया नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल होने से इक्वल हो जाता था। अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन में, ये सब ऐसा ही है, ठीक है, अगर और एक ट्रायंगल है ऐसा है, सेम बेस है, ये आएगा इधर, इसका एरिया इक्वल होगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम बताया है, तो इसीलिए सपोज नहीं तो ये डाउट है तो यहाँ पे खींच लीजिए, ऐसा कर दीजिए उसको। तो ऐसा करने से तीन ट्रायंगल आता है, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, इसका मतलब पैरेललोग्राम का ये तीन होता है, तो ये 1:2 होगा, क्योंकि तीन ट्रायंगल मिलने से ये होता है। 85 का आंसर आपका 1:2 है। ट्रायंगल होने से इक्वल होता था, लेकिन ये ट्रायंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है ना, इसलिए 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, ABCD ट्रापेजियम विद पैरेलल, ये सब दे दिया है, ये कंडीशन भी दिया है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABEF टू एरिया ऑफ EFCD इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये आंसर होगा 3A + B / A + 3B, ये आंसर होगा, ठीक है। अभी देखिए EM पैरेलल टू AB, EM पैरेलल टू AB, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट बोल रहा है, तो मिड पॉइंट ये ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है ADB में, ये अगर मिड पॉइंट में, ये पैरेलल हो गया दोनों, तो EM का वैल्यू कितना होगा, EM = हाफ ऑफ AB होगा, ठीक है। CBD में ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है, ये भी मिड टर्म को ज्वाइन किया, तो MF = हाफ ऑफ DC, हाफ ऑफ DC, ठीक है, हाफ ऑफ DC, तो AB = हाफ A/2, हाफ ऑफ A मतलब A/2, ये हाफ DC मतलब B/2, ये दोनों आ गए। अगेन EF, तो EF = कितना है, EM + MF, तो EM = आया था A/2 + B/2, इसका मतलब हाफ ऑफ A + B, A + B का हाफ है। तो एरिया ऑफ ABEF, एरिया ऑफ ABEF का एरिया, एरिया इक्वल टू, एक ट्रापेजियम में हाफ इंटू H मतलब हाइट इंटू A + B, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल, दोनों पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम A है और दूसरा होता है हाफ ऑफ A + B, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ 3A + B इंटू H, ठीक है। एंड ना ऊपर वाला ट्रापेजियम का एरिया, ठीक है, ऊपर वाला एरिया ऑफ DCEF का एरिया, इसका भी हाफ हाइट A + B, ये जगह B रहेगा, सेंटर वाला ओनली आला है, EF अगर एक बार आ गया उसका वैल्यू A + हाफ A + B, ठीक है, तो इसका भी आता है हाफ, 1/4 आएगा ना, 3A + ये 1/4 है, 3A
3a नहीं 3b होगा, 3b प्लस a इंटू एच। तो इसका आता है 1/4 3a 1/4 3a प्लस b इंटू एच, उसका आता है 1/4 3b प्लस a इंटू एच। तो दोनों का रेशियो कर देने से ये तो ऊपर एच एच कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, रहेगा क्या है 3a प्लस b ऊपर में और नीचे में रहेगा 3b प्लस a, ये डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, AD is a diameter of circle and AB is the chord. If AD equal to 34 cm, AB equal to 30, the distance of AB from the center of circle। ये आगे आएगा सर्कल से आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सर्कल, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर AD अगर डायमीटर है, अगर ये 37 मतलब ये 17 होगा, ठीक है, ये 17, ये 30 मतलब ये 15 होगा, क्योंकि सेंटर से कोई भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम खींचेंगे तो ओबियसली ये कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करेगा। ये 30 मतलब 15 15 होगा, ये दोनों 15 15 होगा, ये तो रेडियस 17। अब ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम दी सेंटर, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ से ये कॉर्ड का कितना दूर है। तो ऑब्वियसली 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो इसका आएगा 289 माइनस 225 स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, आगे से करेंगे, यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू।